हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम लोगों को आरबीआई के फंक्शंस समझने हैं। अभी तक हम लोग क्या कर चुके थे, आरबीआई कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही, कौन कौन इसके गवर्नर रहे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के सेशन में हमें आरबीआई के फंक्शंस करने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सेशंस के लिए होने वाला है। आप में से अगर कोई एस्पिरेंट एसएससी टीयर 1 की टेस्ट सीरीज के लिए परेशान है तो परचम क्लासेस आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान लेके आया है। आप में से कोई भी एस्पिरेंट अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है एसएससी टीयर 1 की, तो यू कैन ज्वाइन एट आवर परचम क्लासेस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शंस के साथ बातें करते हैं कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। इसका सबसे पहला फंक्शन जो आप सब लोगों को पता है, दैट इज करेंसी प्रिंटिंग। आपको पता है कि आरबीआई जो है वो मुद्राओं की छपाई करता है, यानी करेंसी को प्रिंट करता है। जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स हैं वो क्या कहेंगे, मुद्रा की छपाई, और इंग्लिश वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करेंसी प्रिंटिंग करेंगे। तो अब हम तो अलग अलग तरीके की करेंसी देखते हैं, 500 का नोट भी देखते हैं, 2000 का नोट भी देखते हैं, हम तो सिक्के भी देखते हैं, 200 का नोट भी देखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की करेंसीज जो होती हैं, क्या सारी की सारी आरबीआई प्रिंट करता है, या सिस्टम क्या है इस प्रिंटिंग का, उसको देखते हैं। देखिए, जो अपनी करेंसी प्रिंटिंग के अंदर मेजर तरीके की जो करेंसीज हैं, दैट इज एक तो होता है आपका 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का नोट। 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का नोट, मतलब नोट कागज वाली करेंसी, पेपर करेंसी की मैं बात कर रही हूं। 2 से लेके 2000 रुपये तक का नोट। फिर होता है हमारा 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, और फिर होता है अपने पास सभी कॉइन्स, सिक्के भी तो होते हैं ना, 1 के, 2 के, 5 का, 10 का सिक्का भी होता है। तो 2 से लेके 2000 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स, इन 3 रूपों में हम कैश को देखते हैं, करेंसी को देखते हैं। तो देखते हैं इनको प्रिंट कौन करता है और इनको कैसे क्या कुछ होता है इनके साथ, उसको देखिए। अगर हम 2 रुपए से 2000 रुपए का नोट बात करें कि कौन इसको प्रिंट कर रहा है, इसको प्रिंट करता है एस्पिरेंट्स, प्रिंट करते हैं आरबीआई। प्रिंट कौन करता है, प्रिंट करता है आरबीआई। और इसके ऊपर साइन किसके होते हैं, साइन किसके होते हैं, साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। साइन होंगे आरबीआई गवर्नर के, यानी अभी के दिन शक्तिकांत दास के। फिर होता है अपने पास, फिर होता है अपने पास 1 रुपए का नोट, 1 रुपये नोट। 1 रुपये नोट को प्रिंट कौन करता है और इस पे सिग्नेचर कौन करता है। प्रिंट करने का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये नोट को प्रिंट करता है और इस पे साइन करेगा फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी इस पे साइन करेगा। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी इस पे सिग्नेचर करेंगे। ये कैबिनेट रैंक के आईएएस ऑफिसर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, आप लोग भी बन सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम देके। उसके बाद हम अगर कॉइन्स के बारे में डिस्कस करें तो कॉइन्स जो है उसको प्रिंट कौन करता है, कॉइन्स आर प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करते हैं। और इसके ऊपर साइन किसके होते हैं, कॉइन्स पे साइन किसके होते हैं। जल्दी से अपने पर्स से कॉइन निकालिए और देखिए उस पे किसके साइन है। आप देखेंगे कि मैम इस पे तो साइन ही नहीं है, कोई भी साइन नहीं करता सिक्कों पे, सिक्कों पे साइन नहीं होते। 2 से 2000 रुपए के नोट पे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, 1 रुपये नोट पे साइन होगा फाइनेंस सेक्रेटरी का, और कॉइन्स पे साइन नहीं होते हैं। 2 से 2000 रुपए का नोट प्रिंट करता है आरबीआई, 1 रुपये नोट इज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल कॉइन्स आर मिंटेड एंड प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको करेंसी प्रिंटिंग के बारे में याद रखनी है। अब हम इसके सेकंड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज करेंसी सर्कुलेशन। करेंसी सर्कुलेशन, हिंदी माध्यम के जितने एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे इसको, वो लोग कहेंगे इसको मुद्रा निर्गमन। मुद्रा निर्गमन या करेंसी सर्कुलेशन दोनों बिल्कुल सेम बात है। मुद्रा निर्गमन, करेंसी सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है करेंसी सर्कुलेशन का, मतलब कि मार्केट में इस पैसे को सर्कुलेट कौन कर रहा है, मार्केट में पैसे को सर्कुलेट कौन कर रहा है। मार्केट शब्द का मतलब क्या है पहले वो समझो। जैसे ही मैंने इकोनॉमी में टर्म यूज किया मार्केट, इसका मतलब आ गया बैंक और इसका मतलब आ गया कॉमन पीपल, आम जनता, मैंगो पीपल जिसको कह रहे हो, ठीक है, कॉमन पर्सन्स। इन दोनों से मिलके मार्केट बनता है। अब देखो हुआ क्या,
चाहे 2 रुपये से लेके 2000 का नोट था, चाहे 1 रुपी नोट था, और चाहे सभी सिक्के थे, ये सभी चीजें किसके पास आ जाएंगी? ये सारी की सारी चीजें आरबीआई के पास आ जाती हैं। 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करके आरबीआई को दे देगा, ऑल कॉइन्स प्रिंट करके गवर्नमेंट आरबीआई को दे देगा। अब आरबीआई क्या करेगा? इस पैसे को मार्केट तक पहुंचाएगा, यानी बैंकों तक पहुंचाएगा। बैंक्स फिर इस मनी को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आरबीआई से मार्केट का जो ये सफर है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घूम रहा हो, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा घुमक्कड़ हो, घर में रह ही नहीं रहा है, अभी यहाँ चलो, अभी मार्केट जाना, अभी होटल जाना, अभी मूवी जाना है ना, अलग अलग जगह पे घूमना, हम क्या कहते हैं? कहाँ सर्कुलेट कर रहे हो, है ना, कहाँ घूम रहे हो। तो ये घूमना कौन घुमाता है? आरबीआई घुमाता है। यानी कि कैसी भी करेंसी है, सारी की सारी करेंसी की सर्कुलेशन का काम, यानी मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आरबीआई का। ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट 1 रुपया प्रिंट करके और सिक्कों को प्रिंट करके बैंकों तक पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारा काम आरबीआई के थ्रू ही करवाना पड़ता है। इसलिए इसका जो दूसरा फंक्शन हमने देखा, दैट इज करेंसी सर्कुलेशन। तीसरा इसका फंक्शन है बैंकर्स बैंक। तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक। इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं सभी बैंकों का बैंक। हिंदी में क्या कहते हैं? सभी बैंकों का बैंक। क्यों कहते हैं इसको बैंकर्स बैंक? ऐसा समझो। अब जैसे मान लीजिए मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, ठीक है। एचडीएफसी में अकाउंट होल्डर नेम में क्या लिखा होगा? अकाउंट होल्डर नेम में क्या लिखा होगा? एचडीएफसी में लिखा होगा पायल गुप्ता, है ना, मेरा नाम लिखा होगा वहां पे, पायल नाम लिखा होगा। अब अगर पायल को एचडीएफसी में, मतलब अपना मनी जो है वो डिपॉजिट करवाना है, मैं कहां जाऊंगी? मैं जाऊंगी एचडीएफसी में। मुझे अगर मनी डिपॉजिट करवाना है, मैं कहां गई? मैं गई एचडीएफसी में। मुझे लोन लेना है तो मैं कहां गई? मैं गई एचडीएफसी में। अगर मुझे लोन लेना है तो भी मैं एचडीएफसी में गई। अब इसी तरीके से एचडीएफसी को अगर अपना डिपॉजिट करवाना है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा आरबीआई में। एचडीएफसी को डिपॉजिट करवाना है तो वो कहां गए? वो गए आरबीआई में। एचडीएफसी को लोन लेना है, एचडीएफसी को लोन लेना है तो वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे आरबीआई में। आरबीआई में अकाउंट होल्डर नेम क्या लिखा होगा? आरबीआई में अकाउंट होल्डर नेम क्या लिखा होगा? एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक। कहने का मतलब क्या है? जो काम हमारे लिए ये बैंक करते हैं, जो बैंक आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, एचडीएफसी है, एसबीआई है, पीएनबी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, जो काम हमारे लिए बैंक्स करते हैं वही काम बैंक के लिए आरबीआई करता है। हमें डिपॉजिट कराना है, हम जाएंगे बैंक में। बैंक को डिपॉजिट कराना है, वो जाएगा आरबीआई में। हमें लोन लेना है, हम जाएंगे बैंक्स में, और बैंक को लोन लेना है, वो जाएगा आरबीआई में। मतलब कि जो काम हमारे लिए बैंक करते हैं वही सेम टू सेम काम बैंक्स के लिए आरबीआई करता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज बैंकर्स बैंक। इसको क्या कहते हैं, किस तरह से जाना जाता है? इसको बैंकर्स बैंक की तरह से जाना जाता है। पिछले साल में एक बार क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक। उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, एसबीआई को कहते हैं, नॉन बैंक को कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। तो आपको ढूंढना है कि बैंकर्स बैंक शब्द आया है, मतलब कि आरबीआई की बातें हो रही है, तो इसका नाम क्या है? एक और बैंकर्स बैंक, या इसका फंक्शन भी आप कह सकते हो बैंकर बैंक। उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन है गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट बैंक, इसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बैंक, व्हाई इट इज नोन एज गवर्नमेंट बैंक, इसको जानिए। मान लो आपका मन नहीं है कि क्या रखा है यार एसएससी ऑफिसर बनने में, हमें नहीं बनना है, हम तो ना प्रेसिडेंट बनेंगे। हम क्या बनेंगे? हम तो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो अब मुझे ऐसा सपना आया कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, और मैंने अगले दिन ही मन बना लिया कि अब की बार तो मैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ूंगी और मैं तो राष्ट्रपति बनूंगी देश की। तो अब हुआ क्या? मैं गई अपना फॉर्म भरने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, मैंने फॉर्म भरा तो मुझसे क्या कहा गया कि मैम आप ना 15,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दीजिए एज अ सिक्योरिटी, है ना। डे टू डे लाइफ में हम क्या शब्द यूज करते हैं? जमानत। जमानत कहते हैं जिस इंसान के इनफ नंबर ऑफ वोट्स नहीं आते हैं, कहते हैं जमानत जब्त हो गई, यानी उसकी सिक्योरिटी भी चली गई है, खराब हो गई है। तो मुझसे क्या कहा गया कि अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आप 15,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी जमा करवा दो। मैंने कहा कहां कराऊं? उन्होंने कहा आरबीआई में करवाओ।
अब मैंने पूछा कि आरबीआई में तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, कौन से अकाउंट में जमा कराऊं? उन्होंने क्या कहा कि आरबीआई में अकाउंट होल्डर नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इस खाते में डिपॉजिट करवा दीजिए इस पैसे को। मतलब क्या है, जैसे आपका अकाउंट होल्डर नेम किन्हीं बैंकों में लिखा हुआ है, जैसे एसबीआई में, पीएनबी में, एक्सिस में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, कोटक महिंद्रा में, योर बैंक में, आर बैंक में, देना बैंक में, लेना बैंक में, यस बैंक में, इन बैंक्स में आपका नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही भारत सरकार का खाता कहां खुला हुआ है? आरबीआई में खुला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन चाहिए तो वो कहां से लेते हैं? वो भी आरबीआई से ले सकते हैं। मतलब ये वही काम हो गया जो आपके लिए बैंकों ने किया था। बिल्कुल उसी तरीके से भारत सरकार के लिए वही काम आरबीआई कर रहा है। तो हमने इसको क्या कह दिया कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का भी बैंक है, वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। ये 4 फंक्शंस में आप लोगों को कोई डाउट अभी तक नहीं आया होगा, आई होप। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम 5th फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट को हिंदी में कहते हैं अंतिम ऋण देता। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है, समझिए इस बात को। ये एसबीआई बैंक था, एसबीआई बैंक को लोन चाहिए। अब एसबीआई ने पीएनबी से, एक्सिस से, एचडीएफसी से सबसे पूछ लिया, लेकिन सभी बैंक्स ने मना कर दिया। अब इन द एंड एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास कि प्लीज मुझे लोन दे दीजिए, मुझे लोन दे दीजिए। तो अब आरबीआई इसको मना नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 ये बात लिखी हुई है कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के बैंकों को समय समय पे लोन देना, भारत के बैंकों को जब भी जरूरत पड़े उनको लोन देना, ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कि अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं लोन वोन के, तो एंड में हमारी मदद कौन करेगा? एंड में बैंक्स की मदद आरबीआई करेगा। इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। आपका 6th फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, विदेशी भंडार का नियंत्रक। हमारा कस्टोडियन कौन है? मेरा कस्टोडियन कौन है? माय कस्टोडियन इज माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट मेरे कस्टोडियन है। ऐसे ही आपके कस्टोडियन कौन है? आपके पेरेंट्स। आप किसी का सिर मुंह माथा फोड़ आए तो कौन आपके आगे अड़ के खड़ा होता है कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता, या इसने तो कर दिया होगा, ये तो है ही ऐसा लड़ाकू। कस्टडी कौन लेता है आपकी? आपकी कस्टडी आपके पेरेंट्स लेते हैं कि इस व्यक्ति ने जो भी किया, जैसा है, टेढ़ा है, सीधा है, हमारा है। ऐसे ही फॉरेक्स, विदेशी भंडार। सबसे पहले तो समझो इस फॉरेक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी भंडार। आपके फॉरेक्स में कितना पैसा है और किन किन चीजों को फॉरेक्स में काउंट करते हैं, उन चीजों को और देख लेते हैं। फॉरेक्स में 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें आती है? एक तो आता है आपका गोल्ड, कि भारत सरकार के पास गोल्ड कितना है। दूसरा आता है फॉरेन करेंसी एसेट। इसमें क्या आ जाएंगे? यूएस डॉलर, युआन, येन, पाउंड, मतलब विदेशों की जो करेंसी होती है वो इसका हिस्सा होती है। तीसरे नंबर पे होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आईएमएफ से जुड़े हुए होते हैं। जब हम आईएमएफ पढ़ेंगे हम इसको समझेंगे। और चौथा होता है आरटीपी, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांश पोजीशन। रिवर्स ट्रांश पोजीशन ये भी आईएमएफ से जुड़ा होता है। हम अभी इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं बस अभी के लिए आपको यह बताना चाह रही हूं कि फॉरेक्स में होता क्या है। ये 4 चीजें होती हैं फॉरेक्स में, गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसडीआर एंड आरटीपी। किस करेंसी को एक्सेप्ट करना है, किस करेंसी को रिजेक्ट करना है, कितना अमाउंट डॉलर का मार्केट में निकालना है, कितना अमाउंट डॉलर का मार्केट से एब्जॉर्ब करना है, कौन सी करेंसी को इंडिया में एक्सेप्टेंस देना है, कौन सी करेंसी को इंडिया में रिजेक्शन देना है, कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पे युआन नहीं चलेगा, नो हम येन नहीं लेंगे। ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये सारे डिसीजन आरबीआई लेता है। आपके विदेशी भंडार में कितना पैसा रहेगा, आपके फॉरेक्स में कितना कोष रहेगा, कितना रिजर्व रहेगा, ये बातें आरबीआई देखता है। इसलिए हमने कहा कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। फिर 7th फंक्शन है इसका, मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी। इट इज वेरी मजेदार पॉइंट। देखते हैं क्या होता है ये प्राइस स्टेबिलिटी। आपको एक बात का पता होगा कि महंगाई कैसे होती है। इन्फ्लेशन कहते हैं इकोनॉमी की सेंस में, हम देसी भाषा में महंगाई कह देते हैं और हिंदी वाले एस्पिरेंट इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। हालांकि जो हमारा बैंकिंग के बाद वाला पोर्शन होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर हमको इन्फ्लेशन डिटेल में करना है। पर यहां पे मैं आपको इसका थोड़ा सा कुछ बताना चाह रही हूं ताकि हम आरबीआई का फंक्शन समझ सकें।
देखो इन्फ्लेशन होता क्या है, कोई चीज 10 रुपए की थी, उसके प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो गए, आपने क्या कह दिया कि प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया है, प्राइस में राइज आ गया है, यानी महंगाई हो गई है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दिमाग में यह आएगा कि ये प्राइस राइज ही क्यों होते हैं? कोई चीज 2 दिन पहले 10 रुपए की थी, 2 दिन बाद वो 15 रुपए की क्यों हो गई है? ऐसा क्या हो जाता है? तो आप देखेंगे किसी भी चीज की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा मतलब डिमांड तो बढ़ गई है और सप्लाई है नहीं मार्केट में, तो उस चीज के जो प्राइस हैं वो राइज हो जाएंगे, प्राइस राइज हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल के लिए ये समझें, शिवरात्रि होता है, हम सब लोग फास्ट रखते हैं, नवरात्रे आते हैं, हम सब लोग फास्ट रखते हैं, तो उस समय आलू के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, फ्रूट्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? और प्याज, अनियन जो होता है उसके प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हिंदू धर्म में कि अगर उपवास में प्याज खा लिया तो भाई हमारे तो भगवान ही रूठ जाने हैं, और उपवास में तो फ्रूट्स ही खाएंगे। पूरा भारत फ्रूट्स की डिमांड बढ़ा देता है। कोविड में जो कीवी है, कीवी फ्रूट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके प्राइस बहुत ज्यादा हो गए थे। एक कीवी 120 रुपीज की मिल रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन 2-2 लाख का बिका है। क्यों? सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी। सबको रेमडेसिविर चाहिए, सबको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, सबको सैनिटाइजर चाहिए, भर भर के दुनिया सैनिटाइजर से नहाई है। डिमांड बढ़ गई, उस वजह से उस सैनिटाइजर का प्राइस बढ़ गया। अब अगले पॉइंट आपके दिमाग में क्या उठना चाहिए कि मैम ये डिमांड बढ़ती क्यों है, ये डिमांड बढ़ती क्यों है? देखिए, किसी इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतनी ही चीजों की डिमांड करेगा। जितना ज्यादा मनी आपके पास उतना ज्यादा आप डिमांड करोगे। अगर आपके पास मनी ही नहीं है, आप डिमांड कहां से करोगे? मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से ब्रांडेड कपड़े ले आऊंगी, कहां से ब्रांडेड शूज ले आऊंगी? ब्रांडेड छोड़ो, मैं सिंपल कपड़े भी कहां से ले आऊंगी? जितना ज्यादा पैसा मेरे पास होता रहेगा, मैं भी क्या सोचूंगी, अरे छोड़ो यार, 2 जोड़ी कपड़ों से क्या होता है, और ज्यादा लाएंगे, अब की बार तो दिवाली पे गाड़ी लेनी है। जितना ज्यादा पैसा आपके पास होता रहेगा उतनी ज्यादा डिमांड्स आप लोग करते रहेंगे, और जितनी ज्यादा डिमांड करते रहेंगे उतना ज्यादा प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। अब इस पैसे की चाबी कहां पे रखी है? इस पैसे की चाबी रखी है आरबीआई में। आरबीआई क्या करता है? इस पैसे को कंट्रोल करता है। बैंक्स को कहता है कि अब मार्केट में लोन दो, अब मार्केट में लोन ना दो, अब मार्केट में इतना पैसा निकालना है, अब मार्केट में इतना पैसा नहीं निकालना है। यानी पैसे की सारी चाबी इस आरबीआई के पास होती है। ये मार्केट से अगर लोन नाम की चीज हटा दे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। आप देखो, बहुत सारे लोग जो हैं आज भी घर को लोन पे ले रहे हैं, है ना? जो भी ये नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस वाले तो इतना लोन नहीं लेते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, आप लोग भी कल को होंगे, तो इतना पैसा नहीं जोड़ पाते हो कि जल्दी से हम घर ले लें। लेकिन इतना पैसा आपके पास हो जाता है कि हाँ, हम किश्तें पे कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे पैसा दे सकते हैं। आप भी लोन पे बहुत सारी चीजों की डिमांड करने लगेंगे। बड़ी गाड़ी लोन पे, बड़ा घर लोन पे, है ना, बड़ी बड़ी ऐशो आराम लोन पे, कर्जे पे। अब इस लोन की जो अमाउंट है उसको आरबीआई हैंडल कर रहा है। अगर आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि तुम्हें लोन नहीं देना है तो वो नहीं दे सकता। आपकी जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो आप लोग डिमांड कहां से करेंगे? और डिमांड ही नहीं कर सकेंगे तो प्राइस राइज नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। कर दिया ना आरबीआई ने प्राइस स्टेबिलिटी का काम। यानी आपकी चीजों के दाम कितने होंगे या नहीं होंगे, ये बात आरबीआई ही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, आरबीआई ही डिसाइड कर रहा है। तो इसको हम, इसलिए मैंने लिखा कि इट मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य स्थिरता को मेंटेन करता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो इसका फंक्शन है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है तो कि मैं खाता खुलवा लूं कम से कम 10,000 रुपए का। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं 500 रुपए लेके बैंक जाऊं और कहूं मेरा अकाउंट खोल दो। आरबीआई ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपका मन है कि आप अकाउंट खुलवा ले। आज अकाउंट खुलवाओगे तो कल थोड़ा थोड़ा जोड़ने की भी आपकी हैबिट बनेगी। आप थोड़ा थोड़ा सेव करोगे तो हमारे भारत को भी फायदा होगा। तो
तो हम ऐसा करते हैं, आपके नो फ्रिल अकाउंट्स बना देते हैं। नो फ्रिल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये वो अकाउंट्स होते हैं जो बहुत न्यूनतम राशि पे या बहुत मिनिमम अमाउंट में आपके अकाउंट खोल देते हैं, या बिल्कुल जीरो अमाउंट से आपके अकाउंट खोल देते हैं। एग्जाम्पल, जनधन योजना। जो जनधन योजना आया था उसमें 0 रुपए के अकाउंट्स भी बहुत सारे खुलवाए थे मोदी सरकार ने। किस लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे, एक तो उससे अपने को डेटाबेस मिल जाएगा कि इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जिनको फाइनेंस की नॉलेज आ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी कितने लोगों की बढ़ रही है। और ऑब्वियस ही चीज है, आपका अकाउंट होगा ना तो आपका मन भी करेगा कि यार थोड़ा पैसा तो उसमें डाल देते हैं, यानी लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स होंगी। आज सेव कर रहे हो तो कल उसको कंज्यूम करने की भी सोचोगे, कल उसको खर्चने की भी सोचोगे, तो इससे देश का फायदा होगा, देश में डिमांड बढ़ेगी, देश ग्रो करेगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नो फ्रिल अकाउंट की सुविधा देने वाला भी और कोई नहीं, आरबीआई ही है। नो फ्रिल अकाउंट कौन से हैं? बहुत कम राशि से अकाउंट खोलना या बिल्कुल जीरो अमाउंट से आपका अकाउंट खोलना, तो ये भी इसका ही फंक्शन है। फिर जो आरबीआई है कुछ डेवलपमेंटल रोल भी करता है, कुछ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ फंक्शंस करता है, जैसे एग्रीकल्चरल लोन। आपको पता है हमारे किसान भाइयों के पास इतना नहीं होता है कि वो बहुत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन ले ले और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके अपनी जरूरतें पूरी कर ले। लेकिन अब सीजन जब आया खेती का तो उसको बीज भी लाना है, उसको उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स भी लाने हैं, उसको अच्छी खाद भी डलवानी है, उसको समय समय पे यूरिया भी खरीदना है। इन सब चीजों पे पैसा लगता है। अब पैसा लगता है तो किसान भाई जाएंगे हमारे बैंक्स में, और आरबीआई ने साफ सी ये बात बोली हुई है कि भैया देखिए, कुछ लिस्ट में ऐसी दे रहा हूं कि इन लोगों को तो लोन देना ही पड़ेगा। आप किसी को भी लोन दो या ना दो, जितना भी धनराशि आपके पास है उसका 40% ऑफ अमाउंट आपको कुछ लोगों को देना पड़ेगा, जिनका मैं नाम बताऊंगा। नाम इन द सेंस जिनकी मैं लिस्ट दूंगा, और उन्हीं को ही क्या कहते हैं? पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मींस लैंडिंग में यानी लोन देने में कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दे दी गई, कुछ सेक्टर्स को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दे दी गई कि जब भी लोन बटेगा उसका 40% ऑफ अमाउंट इसी लिस्ट को जाएगा जिसको आरबीआई ने कहा है। उसमें कौन है? उसमें फार्मर भी हैं, उसमें आप और मैं जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें विमेन्स भी हैं, उसमें एससी एसटी भी हैं, उसमें वीकर सेक्शन भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसके अंदर एग्रीकल्चर यानी कि रूरल डेवलपमेंट भी है। ये जो लिस्ट तैयार की है आरबीआई ने, इसी को ही कहते हैं हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे इसको फिर से डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस आपको ये बता रही हूं कि आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स ऐसे बनाए हुए हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए आपको लोन मिल सकता है, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, और यही इसका डेवलपमेंटल फंक्शन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है सुपरविजन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सुपरविजन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इसका मतलब क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किससे जुड़ा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है गूगल पे से 1 मिनट में इजी मनी ट्रांसफर कर देते हो, आप पेटीएम का यूज कर रहे हैं, आप नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारे ई वॉलेट्स होते हैं जिनके माध्यम से आप पैसे को इधर से उधर पहुंचा देते हैं। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस के तरीके होते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, ठीक है, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस के तरीके हैं, इन तरीकों को ऑथोराइज कौन करता है? आरबीआई करता है कि ठीक है, वी आर परमिटिंग यू, हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट्स को लिंक करके पैसा इधर से उधर कर सकते हैं, और उसका सुपरविजन भी आरबीआई करता है कि कहीं गलत पैसा तो नहीं जा रहा है, कहीं टेररिज्म एक्टिविटी में तो पैसा नहीं जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए आरबीआई जिम्मेदार होता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा ना कि आप मान लीजिए किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके अकाउंट से तो रुपया कट गया और सामने वाले के अकाउंट में अभी पहुंचा नहीं है। आपने कहा जी हमारा तो मैसेज देख लीजिए, ये देखिए हमारा तो अकाउंट जो है वो यहां से तो डिडक्ट हो चुका है, आपके यहां कब आएगा हमें नहीं पता। अब ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आरबीआई ने अपने ओम्बड्समैन बिठाए हुए हैं। ओम्बड्समैन कौन होते हैं? जो शिकायत सुनते हैं इस तरीके की चीजों के। आरबीआई के ओम्बड्समैन बैठे होते हैं और ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको डील करता है आरबीआई के वो ओम्बड्समैन, और इसलिए इसको कह रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का भी ये सुपरविजन करता है कि कौन सी ऐप कितना पैसा इधर से उधर कर रही है। ठीक है,
नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज आरबीआई हैज इनॉग्रेटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये रिसेंट में किया है, अभी किया है, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ, इसीलिए मैंने करंट की बात भी यहाँ पे डाल दी है ताकि आपको अलग से फाइनेंस की न्यूज के लिए अलग से परेशान ना होना पड़े। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्टार्ट किया है बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। ये इनोवेशन हब है क्या? ये आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा लो इनकम पॉपुलेशन वाले लोगों को। अब देखो, आप लोन लेने जाते हो, जब लोन लेने जाते हो तो आपसे आपकी प्रोफाइल पूछी जाती है कि आप कितना कमाते हैं, मंथली आपको कितनी सैलरी हो जाती है, आप हमें ये वाली डिटेल्स दिखाएं, आप अपने बैंक की डिटेल्स दिखाएं, हमें पिछले 6 महीने की ट्रांजैक्शंस दिखाएं, हमें आपकी सैलरी स्लिप दिखाएं। बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा नहीं अर्न कर रहे हैं, लो इनकम पॉपुलेशन है, और वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब कहीं पे लिखित में भी नहीं है उनकी सारी बातें, कैश में पैसा आ गया, या किसी प्राइवेट जगह पे काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट खुद कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे ही यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, चलो यूट्यूब वाला तो ऑथराइज्ड है, कहीं पे भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, लेकिन आप मंथली कुछ ठीक ठाक सा कमा लेते हैं, आप लो इनकम पॉपुलेशन में आते हैं, देश की कम आय वाली जनसंख्या में आते हैं, लो इनकम पॉपुलेशन में आते हैं। ऐसे लोगों को बैंक में जाते हुए भी हेजिटेशन होता है, हम लोन की बात कैसे करें, हमें तो पता नहीं है। ऐसी चीजों के लिए, इन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, मतलब लो इनकम पॉपुलेशन को जितनी भी सर्विसेज देनी है, उसके लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में जो है वो स्टार्ट हुआ है। अभी अभी आरबीआई ने ये काम किया है कुछ ही महीनों पहले, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये जो हब है ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। ये थे आरबीआई के फंक्शन। अब हम आरबीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम पढ़ते हैं कि आरबीआई के अंदर काम कौन करता है, यानी कि आरबीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम में कौन कौन आता है। देखो, टोटल 21 मेंबर होते हैं आरबीआई में। एक तो होगा गवर्नर, 4 होंगे डिप्यूटी गवर्नर, एक गवर्नर 4 डिप्यूटी गवर्नर। पहले तो इन्हें को ही देख लेते हैं ये कौन कौन है। आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास, और ये हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर। मैं हट जाती हूं, आप लोग देख लीजिए, ये हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर। एक है टी रवि, फिर है एम के जैन, एम राजेश्वर राव और एम पात्रा। ये 4 अभी के लिए डिप्यूटी गवर्नर हैं, और गवर्नर कौन है आरबीआई के अभी? शक्तिकांत दास। उनको तो आप जानते ही होंगे, है ना। हमको जनरली डिप्यूटी गवर्नर्स के बारे में नहीं पता होता, इनकी फोटो देख लीजिए, इनके नाम देख लीजिए, याद करने की कोई जरूरत है नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाए हैं। एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर। फिर होते हैं 10 डायरेक्टर, जो सारे काम को डायरेक्ट करते हैं, किससे क्या मीटिंग होगी, क्या ऑर्डर्स हैं, फुलफिल हुए हैं नहीं हुए हैं। फिर 4 होते हैं रीजनल मैनेजर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की बहुत जगह ब्रांचेस होती है, 4 महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 मेट्रो सिटीज में आरबीआई की सब ब्रांचेस हैं, रीजनल ब्रांचेस हैं। इन रीजनल ब्रांचेस के जो मैनेजर होते हैं वो भी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का हिस्सा होते हैं। एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 10 डायरेक्टर, 4 रीजनल मैनेजर ऑफ आरबीआई, और 2 मेंबर्स को फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। 2 मेंबर्स को फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करता है कि कौन होंगे आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा, ये फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं। और इनमें से किसी का भी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, किसी का भी टेन्योर, बेशक गवर्नर ही क्यों ना हो, टेन्योर फिक्स नहीं होता है। हो सकता है 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से किसी का भी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, कार्यकाल फिक्स नहीं है। आप गिन सकते हैं 4 और 1 5 और 10 15, 4 19 और 2 21, इस तरीके से ये 21 लोग आरबीआई की टीम में काम करते हैं। अब आरबीआई का एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, हिंदी मीडियम के बच्चे कहेंगे, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब हमने देखा कि आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है, तो आरबीआई के पास तो मशीन है। जैसे ही समय मिला कि ठीक है आज 1 किलो नोट छाप दो, हाँ आज 2 किलो नोट छाप दो, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ तो सिस्टम बना होगा ना कि आप कितना मनी छाप सकते हैं। उसके लिए क्या रूल बनाया हुआ है आरबीआई ने कि जब आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व होगा, 200 करोड़ का रिजर्व होगा, तभी आप नई करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तो मिनिमम रिजर्व की क्या डिमांड है? 200 करोड़।
इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ यानी 115 करोड़ का आपके पास गोल्ड होना चाहिए। दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम है, ज्यादा कितना भी हो कोई भी इशू नहीं है, ये मिनिमम है, कम से कम इतना होना चाहिए। और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी एसेट्स होनी चाहिए, जिसमें आ गए डॉलर आ गया, यूरो आ गया, येन हो गया, युआन हो गया, ठीक है, और आपका पाउंड हो गया, मतलब फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए 85 करोड़ की, और 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में मिनिमम गोल्डन रिजर्व कितना चाहिए, उसने पूछा है गोल्डन रिजर्व, तो आप क्या बताएंगे? गोल्डन रिजर्व चाहिए 115 करोड़। और गोल्डन शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ, सिर्फ ऐसा कह रखा है कि मिनिमम कितना रिजर्व चाहिए, तो आप बताएंगे 200 करोड़ का रिजर्व चाहिए। और फॉरेन करेंसी एसेट में मिनिमम रिजर्व है 85, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, पैसा किसको बुरा लगता है ना। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं एमसीक्यू का, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, आरबीआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 12 जुलाई 1982, 26 मई 2006 और 30 सितंबर 2005। आपको बताना है कब आरबीआई की स्थापना हुई थी, कब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। देन एमसीक्यू 2 क्या कहता है? Who works as RBI's agent at places where it has no office of its own? जिन जगह पे, जिन स्थान पे, जिन प्लेसेस पे आरबीआई के खुद के एजेंट काम नहीं कर पाते हैं, आरबीआई की खुद की कोई ब्रांच नहीं है, आरबीआई के खुद के कोई एजेंट नहीं है, तो वहां आरबीआई का फंक्शन कौन प्ले करता है, आरबीआई का रोल कौन प्ले करता है? एसबीआई को ये पावर दी हुई है आरबीआई ने कि जहां मैं नहीं हूं वहां तुम हो, जहां आरबीआई के एजेंट नहीं है वहां पे एसबीआई एज आरबीआई एजेंट काम करता है। थर्ड एमसीक्यू क्या है, थोड़ा बड़ा है, देखिए। ट्रू बताना है आपको अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आरबीआई, ट्रू बताना है। इट इज द बैंक ऑफ इशू, मतलब क्या ये बैंक्स को लाइसेंस इशू करता है? इट एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है? इट इज द बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, क्या ये बाकी बैंक्स का भी बैंक है? इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, कितना लोन जाएगा, क्रेडिट कितना जाएगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करता है। तो हमने अभी अभी देखे ये सारे ही इसके फंक्शन हैं, तो आंसर विल बी सी, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से इसके फंक्शन है वो हमने देखा। बैंक ऑफ इशू, बैंक्स को लाइसेंस देता है, बैंकर है गवर्नमेंट का, बैंकर्स बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है, और लोन्स को भी रेगुलेट करता है, क्रेडिट को भी रेगुलेट करता है। तो आंसर विल बी सी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू क्या कहता है? Which among the following is incorrect? इनमें से कौन गलत है, असत्य है, इनकरेक्ट है? आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, अभी हमने देखा। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी सही है। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, ये भी सही है। इट डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये गलत है। हमने अभी अभी देखा इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर विल बी डी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने आरबीआई फंक्शन, इसका मिनिमम रिजर्व सिस्टम और इसके मेंबर्स पढ़े हैं। उम्मीद करती हूं इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ चुका है। अगले सेशन में हम अगले टॉपिक्स पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।